वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 14th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। तो इसमें सबसे पहले है टू थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की दो थ्योरीज हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी, दूसरी है लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इसके मुताबिक एक फैक्टर जो है वो फिक्स रहता है और दूसरा जो है वो वेरिएबल होता है। तो फिक्स फैक्टर को तो फिक्स ही रखा जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल फैक्टर के अमाउंट के अंदर अगर इजाफा किया जाएगा तो क्या होगा, उससे आउटपुट के अंदर इंक्रीज तो होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आउटपुट आएगा उसके अंदर कमी आती चली जाएगी, क्योंकि एक फैक्टर फिक्स है और वेरिएबल फैक्टर के अंदर ही इजाफा किया जा रहा है। तो जो आउटपुट है वो गिरना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन फिर बाद में उसके अंदर आउटपुट में कमी आती चली जाएगी। और लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी के मुताबिक तमाम जितने भी फैक्टर्स होंगे, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह होंगे, तो वो जो है वेरिएबल्स होंगे, फिक्स नहीं होगा। कोई एक भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है, तो लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है। सो अ फर्म कन्फ्रंटेड विद थ्री मोर क्वेश्चन, तो तीन क्वेश्चन होते हैं जिनका फर्म को सामना करना पड़ता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का है क्वेश्चन, और लोकेशन साइज ऑफ इंडस्ट्री है, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। अब ये क्या है, इनको डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले रिटर्न टू स्केल है। अब रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब होता है बेनिफिट, आपको जो बेनिफिट मिलता है किसी भी चीज़ से। तो रिटर्न टू स्केल का मतलब हो गया बेनिफिट ऑफ चूजिंग सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन को चूज करने का जो बेनिफिट मिल रहा है उसको रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज इन इनपुट, जो सॉरी आउटपुट, आउटपुट के अंदर जो क्वांटिटेटिव चेंज आता है, यानी कि जो आउटपुट की मिकदार है उसमें जो चेंज आ रहा है फर्म की या इंडस्ट्री की, रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल इनपुट। जब इनपुट के अंदर इंक्रीज किया जाता है तो उससे कितनी मिकदार में चेंज आ रहा है आउटपुट का, आउटपुट के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो तीन तरह के रिटर्न टू स्केल होते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिले। कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो कांस्टेंट का मतलब ये कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, इसी वजह से ये कांस्टेंट है। और डिक्रीजिंग का मतलब ये कि अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इनपुट से कम आउटपुट होना, ज़्यादा इनपुट और आउटपुट कम होना डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। सो रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर्स की अगर बात करें, इन दोनों को हम एक साथ देखें तो ये दोनों ही लॉज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशंस को। रिटर्न टू स्केल जो है वो रिलेट करता है लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन से, और रिटर्न टू फैक्टर जो है वो रिलेट करता है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन से। सो रिटर्न टू फैक्टर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, और रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अब लोकेशन साइज ऑफ डिसीजन, अब इसके बारे में जो डिसीजन किया जाता है ये डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों के ऊपर, लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर, सप्लायर और लोकेशन ऑफ मार्केट के ऊपर। इसके अलावा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल लैंड और स्टेबल पावर सप्लाई, गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अवेलेबिलिटी होना क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कर की, लेवल ऑफ वेजेस, और कॉस्ट ऑफ लोकल सर्विसेज, और अवेलेबिलिटी होना बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की। ये तमाम दूसरे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से हैं। उसके बाद है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये कि व्हेन मोर गुड्स प्रोड्यूसेस, जब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जब ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है तो इसमें क्या होता है कि पर यूनिट जो कॉस्ट होती है आउटपुट की, उसमें कमी आती है। यानी कि पर यूनिट जो है, पर पीस, पर यूनिट से मतलब पर पीस जो कॉस्ट होती है आउटपुट की, उसके अंदर जो है वो कमी आती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज और इंटरनल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होता है उसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट डिपेंड करती है साइज ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर, फर्म के ऊपर नहीं, बल्कि साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अब एक इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स होती हैं, फर्म से मुराद ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह या कंपनी वगैरह जिसको हम कहते हैं। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में इस पर डिपेंड करती है। और जो इंटरनल है तो अब जाहिर बात है वो अंदर का मामला, इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ इंडिविजुअल फर्म पे। इंडिविजुअल फर्म का जो साइज है, यानी कि जो इंडिविजुअल फर्म है, जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहें,
उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है पर यूनिट कॉस्ट यानी कि पर पीस कॉस्ट। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ये क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब ये कि एक फर्म जो है वो बेनिफिट हासिल करती है एक्शन से दूसरी फर्म के एक्शन से एक फर्म जो है वो बेनिफिट हासिल करती है, लेकिन विद इन सेम इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फर्म्स होती हैं लेकिन वो एक तरह से एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे गाड़ियाँ ही बन रही होंगी, जितनी भी गाड़ियों की फर्म्स हैं, अलग अलग जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं। तो एक फर्म के एक्शन से दूसरी फर्म जो है वो बेनिफिट्स हासिल करती है एक्सटर्नल इकोनॉमी के अंदर, बट विद इन सेम इंडस्ट्री। और फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी या बिजनेस या फिर एक फर्म जो है वो इस हद तक जो है वो बढ़ जाती है, उस ग्रो कर जाती है कि जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो घटने के बजाय उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, यानी इस हद तक जो है वो इतना एक तरह से इतना बड़ा जो लेवल है वो बढ़ जाता है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है फर्म को। सो पर यूनिट कॉस्ट जो है वहाँ पे बढ़ जाती है, पर पीस कॉस्ट जो है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। उसके बाद है फिर दी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स या फिर लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन होना फैक्टर्स का जिसके ज़रिए एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक क्वांटिटी आउटपुट की लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, और इसके अंदर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। और इसके मुताबिक क्या होता है कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होती है, लास्ट डॉलर स्पेंड की, आखिरी जो डॉलर या रुपी स्पेंड किया है, हमारे यहाँ तो रुपी होता है, तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आएगी आखिरी डॉलर स्पेंड करने की तमाम इनपुट्स पे वो इक्वल होगी। जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है आखिरी डॉलर स्पेंड करने की तमाम इनपुट्स के ऊपर वो इक्वल होगी। और इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है वो दो फैक्टर्स की दी गई है, कैपिटल और लेबर की। MPPK which is the marginal physical product of K which is the capital divided by price of K is equals to the MPP which is the marginal physical product L which is the labor divided by PL which is the price of labor। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो ही जो है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा फैक्टर्स का। अभी इसी एग्जांपल को आगे देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? इट वुड बी पॉसिबल टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए लेबर और कैपिटल का। और सपोज करें अगर एक फैक्टर ज़्यादा है अगर, यानी कि MPPL मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ लेबर ज़्यादा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ कैपिटल से। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या होगा कि मोर लेबर शुड बी यूज, ज़्यादा लेबर्स का इस्तेमाल होना चाहिए कैपिटल के मुकाबले में। उससे क्या होगा? एज मोर लेबर इज़ यूज, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ होंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा और MPPL जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि MPPL ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ होने से क्या होगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न होगा और MPPL जो है वो नीचे गिर जाएगा। और इसी तरह से लेस कैपिटल इज़ यूज, जब लेस कैपिटल यूज़ होगा तो MPPK यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वो जो है इजाफा होगा, उसमें इजाफा होगा। तो फिर इससे क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल इक्वल होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ लेबर के। और इसको इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो कहा जाता है स्टेट ऑफ टेक्निकल और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो ये था आज का लेसन नंबर 14। आपको अगर इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।